तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फन विद विनरिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, जो इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें अपन ने बात कर ली थी कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अलावा जो सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं वो क्या होते हैं, और इसके साथ साथ प्रिमिटिव यूनिट सेल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है वो भी अपन ने जान लिया था, जिसे अपन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो अपन ने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को भी डिस्कस कर लिया था। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है उसके बारे में अपन ने जान लिया था। तो स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए स्टूडेंट, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। बेसिकली अपने को पता है यूनिट सेल क्या है। जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, ये एक क्यूब है। ये क्या है, आपका एक यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल का मतलब अपन ने समझ लिया था कि यूनिट सेल क्या होगा। यूनिट सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल। ठीक है, जो भी अपन क्रिस्टल फॉर्म करते हैं उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे अपन क्या बोल देते हैं, उसे अपन बोलते हैं यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट मतलब जिससे वो मिलकर तैयार हुआ है। यानी कि जैसे मान लो ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है। ये क्या करेगा, ये आपस में ज्वाइन होके एक पूरा क्रिस्टल बना देगा। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। अब देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो है उसके अंदर जो एटम्स हैं, देखो अपन को यहाँ पे सिर्फ एटम्स को दिमाग में रखना है। जो एटम्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, इस कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो उसके फेस हैं, जो उसके फेस होंगे उसके भी सेंटर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर ये क्या है, ये आपका एक कंप्लीट क्या है, एक क्रिस्टल है। तो इस क्रिस्टल में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है। जैसे एक तो इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये एटम इस कॉर्नर पे है, एक एटम इस कॉर्नर पे और एक एटम इस कॉर्नर पे है। इसके अलावा जो एटम है वो आपका एक इस कॉर्नर पे आ गया, एक इस कॉर्नर पे आ गया, एक इस कॉर्नर पे आ गया और एक इसके पिछले वाले कॉर्नर पे आ गया। तो 8 एटम तो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। अब देखिए इसके अलावा कितने एटम फेस पर प्रेजेंट होंगे। तो इस डायग्राम में आपको थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर जो एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, देखो एक तो यहाँ है, यानी कि इस क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपके 4, ये 4 एटम तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और 4 एटम डाउन जो कॉर्नर है वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 8 एटम। तो 8 एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो आपके जो एटम होंगे, नेक्स्ट जो एटम होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो इस फेस के सेंटर में होंगे। जो आपका ये फेस आपको दिखाई दे रहा है इसके सेंटर में क्या होगा, आपका एटम प्रेजेंट होगा। तो देखो यहाँ पर कितने फेस होते हैं, एक क्यूब जो होता है उसके कितने फेस होते हैं, तो देखो 1 2 3 एंड 4, ये तो हो गए 4 फेस। ठीक है, इसके साथ ये उसके पीछे वाला और ये सामने वाला, तो टोटल कितने फेस होते हैं उसके, 6 फेस होते हैं। अब 6 फेस पर क्या प्रेजेंट है, आपके एटम प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट होंगे एटम। तो 6 जो आपके फेस है वहां पर कितने एटम प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 6 एटम प्रेजेंट है। तो फेस सेंटर्ड क्या होता है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा उसके फेस पर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होंगे। तो इसके अलावा क्या होते हैं, उसके फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को आप समझ गए होंगे। तो व्हाट इज द मीन ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ए यूनिट सेल contain one constituent particles present at the center of each face besides the one that are its corner। यानी कि किसी यूनिट सेल में अगर कॉर्नर के अलावा, कहाँ पे, कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर में भी क्या प्रेजेंट, आपके एटम्स प्रेजेंट है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या एफसीसी उसे बोलते हैं। अब देखिए अगर इसकी अपन को रैंक निकाल लियो, रैंक का मतलब कि कितने नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कैसे निकालोगे, तो वही बात है जो अपन ने पिछली बार किया, कैसे जो, तो वैसे ही करेंगे जैसे अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने किया था। तो कैसे करेंगे, अभी यहाँ पर 8 एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे है, और कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनका कितना पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उनका 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये एक एटम है, ये क्या आपका एक एटम है, तो इसका इतना, यानी जो ये इतना पार्ट है वही क्या कर रहा है, इस यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कितना पार्ट है, ये एक एटम का 1/8 पार्ट होगा।
तो देखो ये एक एटम का 1/8 पार्ट है, ये भी एक एटम का कितना पार्ट है 1/8 पार्ट है, ये भी कितना है 1/8, ये भी कितना है 1/8, टोटल कितने हो गए 1/8, 8 टाइम, यानी कि 8 कॉर्नर पर जो 1/8 पार्ट है एटम का वो यहाँ पर काम में आ रहा है, वो अपने यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरीके से इसका रैंक कितना आ जाएगा, इसका तो रैंक आ गया 1। तो अगर एफसीसी पूरे का अगर अपन देखें तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 1 एटम, ठीक है। कॉर्नर वाले जो एटम है उनको अगर अपन ने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि कॉर्नर वाला जो एटम है अगर उनको सभी को मिला दे तो वो किसके बराबर होंगे, एक एटम के बराबर होंगे। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है, फेस पर भी प्रेजेंट है। अब भाई इस एफसीसी में क्या कहाँ प्रेजेंट है, आपके फेस पे भी। अब इन फेस वाले एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होगा इस यूनिट सेल के अंदर, तो देख लीजिए कितना है कंट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एटम का कितना पार्ट काम में आ रहा है, हाफ पार्ट काम में आ रहा है। देखो यहाँ पर जैसे मान लो, अब इसको मैं पूरा बनाऊं तो ये जैसे मान लो ये आपका एक पूरा एटम है, ये क्या आपका पूरा एक एटम है। अब इसका मैंने क्या कर दिया, इसका मैंने हाफ पार्ट निकाल दिया, यानी हाफ पार्ट तो क्या है ऊपर है और हाफ पार्ट नीचे, यानी इसका कितना पार्ट काम में आ रहा है, इसका सिर्फ 1/2 पार्ट ही इस यूनिट सेल के फॉर्मेशन में काम आ रहा है। तो कितने फेस पर एटम है, 6 फेस पर एटम है, कितना पार्ट काम में आ रहा है 1/2 पार्ट काम में आ रहा है। इसका मतलब ये कितने एटम के बराबर हो जाएगा, 3 एटम के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि यूनिट सेल को बनाने के लिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाने के लिए कितने एटम कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा, कुल मिलाकर 4 एटम कंट्रीब्यूट करते हैं, और यही इसका क्या आ जाएगा, रैंक आ जाएगा। और रैंक आपको निकालना आ गया, कैसे निकालोगे, पहले तो क्या करोगे, इन कॉर्नर वाले एटम को देखोगे कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो भाई एक एटम का कितना था 1/8, तो 8 एटम का कितना होगा, तो 8 एटम का कर दो इससे, तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि पूरे एटम में जो पूरे यूनिट सेल के अंदर जो कॉर्नर वाले एटम है उनका कितना पार्ट काम में आ रहा है, तो बेसिकली उनका 1/8। इसका मतलब टोटल कॉर्नर को अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 1, यानी एक एटम के बराबर क्या होगा, कॉर्नर वाले जो एटम है वो उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे यूनिट सेल के लिए। अब अगर बात करें फेस वाले की, तो फेस का देखो, फेस का हाफ पार्ट ही क्या कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कितने फेस है, 6 है, कितना पार्ट 1/2, तो कितना हो गया 3, यानी कि 3 एटम के बराबर क्या करेंगे, जो 6 फेस वाले एटम है वो किसके बराबर होंगे, 3 एटम के बराबर वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इस तरीके से अपना क्या आ जाएगा, इस तरीके से अपना 4 जो है वो रैंक निकल कर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये क्या था आपका, ये था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखो ये भी बहुत ईजी है आपका, कैसे करोगे इसको, देखो ये आपने क्या बनाया, ये आपने एक यूनिट सेल तैयार किया, ठीक है, ये आपने क्या बना दिया, यूनिट सेल बना दिया, ये बन गया आपका यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो इसमें एटम कहाँ कहाँ है, एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, तो 8 एटम तो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब एंड सेंटर्ड है, इसका मतलब एंड सेंटर्ड का मतलब क्या होगा कि 2 एंड पे, 2 एंड पर, या एंड नहीं बोल के अपन बोल सकते हैं फेस। तो इस क्यूब के 2 फेस पर क्या होंगे, एटम और प्रेजेंट होंगे, यानी कि 4, ये जो 8 एटम है, 8 एटम है जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इनके अलावा और 2 एटम कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, इनके फेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब वो फेस जो होंगे वो अपोजिट होंगे। अब जैसे अपोजिट का मतलब कि या तो इस तरफ होगा, या आपका इस ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होंगे, या आपका सामने की तरफ और पीछे की तरफ आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो एंड जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उसको आप डिफाइन कर सकते हो। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि जिसमें 8 कॉर्नर पे तो क्या प्रेजेंट होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 2 अपोजिट फेस पे भी क्या होते हैं, जो एटम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इनका मैं रैंक निकालूं, भाई नंबर ऑफ एटम अगर इनका निकाले कि कितने नंबर ऑफ एटम है जो इस यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 8 एटम के लिए तो अपन ने निकाल ही देता था, कितना हो जाता है 8/8 मल्टीप्लाई बाई 1/8, और ये कितना आ गया 1। अब देखो यहाँ पर ये 2 एटम और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 2 एटम का कितना, तो देखो ये जैसे मान लो ये आपका क्या है, ऊपर वाली फेस है वो है, तो इसमें कितना एटम है, आधा एटम तो बाहर की तरफ है और आधा एटम अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब अंदर की तरफ कितना एटम है, अंदर की तरफ हाफ एटम है। इसका मतलब इस यूनिट सेल को बनाने के लिए कितना एटम का कितना पार्ट काम में आ रहा है, 1/2 पार्ट काम में आ रहा है। तो 1/2 तो ऊपर वाला और 1/2 नीचे वाला, तो कितना हो गया, तो 1/2 है, तो कितने फेस है, 2 है, कितना पार्ट काम में आ रहा है 1/2, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया इनका रैंक, 1 + 1 = 2। इसका मतलब जो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसका जो रैंक होता है, यानी नंबर ऑफ एटम जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो कितने करते हैं बेटा, 2 करते हैं। और रैंक को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके आगे काम आएगा, जो अपन आगे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। अब देखिए बात करते हैं पैकिंग की, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो देखिए स्टूडेंट,
कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई बॉक्स है, अब बॉक्स के अंदर आप लोग कई बार क्या करते हो, जो अपन बोलते हैं लड्डू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लड्डू जो है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको किसी बॉक्स में ये कह दिया जाए कि भाई बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, बॉल्स को अरेंज करना है, किनको अरेंज करना है, बॉल्स को। अब स्पेरिकल बॉल अगर उनको आपको अरेंज करना होगा तो आप कैसे अरेंज करोगे, तो इन अरेंज करने की जो प्रोसेस होती है, यानी किसी भी सॉलिड स्फीयर को अगर आप लोग अरेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप लोग अरेंज कर रहे हो तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पैकिंग बोलते हैं। भाई अगर आप लोग कहीं पे जाते हो, घूमने जाओगे, तो भाई आपको क्या, आप क्या करते हो, उसकी पैकिंग करते हो ना। भाई आप अपने सामान की क्या करते हो, आप पैकिंग करते हो, पैकिंग करने के बाद ही तो जाओगे, ऐसा थोड़ी ना यार कि करते हो अपने जो भी कपड़े सामान जो भी है बस वो ऐसे ही लाद के ले गए, पैकिंग आपने की नहीं और ऐसे चले गए, ऐसा थोड़ी ना होगा। आप क्या करते हो, उससे पहले पैकिंग करते हो ताकि उसका अरेंजमेंट सही हो सके। आप लोग पूरा तरीके से अरेंज करके फिर आप क्या करोगे, अपने जहाँ पे भी आपको जाना है वहां जाओगे। तो ऐसा ही काम अपन क्या करते हैं सॉलिड, देखो जब जब भी कोई क्रिस्टल आपका तैयार होता है तो उसके अंदर एक अरेंजमेंट फिक्स होता है, यानी उसकी एक पर्टिकुलर पैकिंग होती है, उसके अंदर जो एटम्स है उनकी एक पैकिंग सॉलिड क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये पैकिंग किस तरीके से होती है, तो देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो किसी ने आपको कहा कि भाई आपको एक बॉक्स दे दिया गया है और उसके अंदर आपको बॉल्स को अरेंज करना है, किसको अरेंज करना है, बॉल्स को अरेंज करना है। तो आपका तरीका होगा, या तो आप क्या करो उसे लॉन्ग टाइम में, यानी उसको ऐसे लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे अरेंज करोगे। या आप कैसे करोगे, जैसे मान लो एक लेयर आपने बना दी, ठीक है, और फिर उसके बाद एक दूसरी लेयर आप उसके ऊपर बना दोगे, फिर एक तीसरी लेयर बना दोगे और फिर एक चौथी लेयर बना दोगे। तो आपका ये भी तरीका हो सकता है। या आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये आपकी एक लेयर थी, अब इसके साथ ही क्या कर दिया, जैसे मान लो आपने ये 4 लेयर आपने बना दी। अब ये ऊपर नीचे नहीं है, याद रखना बेटा, ये ऊपर नीचे नहीं है, ये कैसे आपकी, ये आपने जैसे मान लो एक जो आपका जो सरफेस था उसी पे आपने ये बना रखी है, यानी आपने इसको लॉन्ग टर्म में, जैसे मान लो ये आपका एक डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, तो इसी के साथ आपने कैसे इसको अरेंज किया है, आपने इसको अरेंज किया है इस तरीके से। जैसे मान लो ये अभी ऐसे थी और आपने इसको कैसे कर दिया, ऐसे इसको बिछा दिया आपने इस तरीके से, यानी 2 डायरेक्शन में आपने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये एक लेयर है, अब इसके लेयर क्या, इस लेयर के आप क्या रख दोगे ऊपर। तो जो तीसरे टाइप का जो आप अरेंजमेंट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो ये एक लेयर है पूरी, इसके बाद आपने दूसरी लेयर रख दी, फिर आपने तीसरी लेयर रख दी, फिर आपने चौथी लेयर रख दी। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया आपने 3 डायमेंशन के अंदर। कितनी डायमेंशन के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर, यानी एक तो इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है। एक आपने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ आपने उसको अरेंज कर दिया। तो जो पहली टाइप वाली जो अरेंजमेंट था उसको अपन क्या बोलते बेटा, इसको अपन बोलते 1D, इसको अपन क्या बोलेंगे 1D। और जो आपने सेकंड टाइप जो अरेंजमेंट किया था आपने कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे एक लेयर बना दी, फिर दूसरी लेयर बना दी, फिर तीसरी लेयर बना दी, ऐसे अगर आपने किया था, इसको अपन बोलते हैं 2D। और जब आप क्या करते हो कि एक 2D लेयर को जब आप जैसे मान लो, तो नेक्स्ट आपका जो अरेंजमेंट होगा उसमें क्या करते हो आप, एक 2D लेयर के ऊपर दूसरी 2D लेयर आप लोग रखते हो, यानी कि एक पूरा लेयर है उसके ऊपर आप क्या रख रहे हो, दूसरी लेयर रख रहे हो, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर रख रहे हो। इस तरीके से इस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं बेटा क्या, 3D पैकिंग। क्या बोलते हैं, 3D पैकिंग। तो यही पैकिंग अपन आज के जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे कि भाई 1D पैकिंग क्या होती है, 2D पैकिंग क्या होती है, 3D पैकिंग क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, बेसिकली जो 1D पैकिंग होती है वो सबसे सिंपल पैकिंग होती है। 1D पैकिंग में क्या होता है कि आप जैसे मान लो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इसमें क्या है, एक एटम के बाद दूसरा एटम है, दूसरे के बाद तीसरा है, तीसरे के बाद चौथा है, चौथे के बाद पांचवा है, पांचवे के बाद छठा और छठे के बाद सातवां और फिर 8वां। तो ये 8 एटम यानी 8 एटम जो है वो लगातार कंटिन्यूसली क्या किए गए हैं, एक ही रो में इसको अरेंज कर दिया गया है। और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर इन 1 डायमेंशन, यानी इस पैकिंग को अपन क्या बोलते हैं, 1D पैकिंग बोल सकते हैं, 1 डायमेंशन पैकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ही डायमेंशन के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, इसको अरेंज करने। जैसे कि ये डायमेंशन कौन सी, एक्स है, तो इस एक्स के अंदर अपन लगातार क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं 1D पैकिंग। अब अगर आपको इसका क्या निकालना हो, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या निकालना हो अगर इसका
कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि इस पे जो बेसिकली आप लोग पैकिंग पढ़ोगे उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी आना चाहिए। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो अगर किसी एटम या बेसिकली अपन इसको स्फीयर मान रहे हैं, तो उसके पास वाले यानी उसको जितने स्फीयर छू रहे हैं उनका जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो क्या होता है, व्हेन एन एटम touches by its neighboring atom, the total number of neighboring atom called coordination number। यानी कि इसके नेबर्स कौन है, जैसे मान लो मैंने ये एटम मान लिया, ये जैसे एक एटम ले लिया मैंने, अब इसके नेबर जो इसको क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं, वो कितने हैं, उसी को अपन क्या बोल देंगे, इसका कोऑर्डिनेशन बोल देंगे। अब इसका क्या बोल देंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बोलूं कि आपका 1D का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, कितना होगा बेटा 1D का कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो इसमें से किसी भी एटम को पकड़ लो, जैसे मान लो मैंने ये एटम पकड़ लिया, ठीक है ना, इस एटम को मैंने पकड़ लिया। अब इसको कितने एटम छू रहे हैं, तो एक तो ये एटम छू रहा है और एक कौन छू रहा है, ये एटम छू रहा है। इसका मतलब 1D का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1D का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, 2 होता है। क्यों, क्योंकि कैसे समझे आपने कि इस एटम को कितने नेबरिंग एटम छू रहे हैं, उसकी जो उसका जो टोटल नंबर होगा वो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इसको कितने छू रहे हैं, 1 और 2, दो ही एटम क्या कर रहे हैं, इसको आपस में छू रहे हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो 1D का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, 2 होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके लिए, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, कि अगर आप क्या करते हो क्लोज पैकिंग को 2 डायमेंशन के अंदर। अब अगर आप इस तरीके से लगा रहे हो, जैसे ए वाला जो 1D का जो लेयर था वो आप, उसके बाद आपने किसको अरेंज कर दिया, दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, ऐसे आपने अरेंज कर दिया। तो इसके अंदर आपको 2 टाइप के देखने को मिलेंगे, एक तो ए टाइप और एक मिलेगा आपको ए बी टाइप। अब देखिए जो आपका क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन के अंदर, वो 2 तरीके से होती है। एक तो होती है स्क्वायर, कैसे होती है आपकी स्क्वायर, और एक होती है बेटा हेक्सागोनल, कैसे होती है आपकी हेक्सागोनल। अब देखिए स्क्वायर जो क्लोज पैकिंग होती है 2 डायमेंशन में, वो किस तरीके से बनती है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो आपने एक 1D लेयर लिया, क्या लिया आपने, 1D लेयर। अब उसके बाद आपने क्या किया, उसके जस्ट नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, 1D लेयर को लगाया, जस्ट उसके नेक्स्ट आपने क्या लगाया, 1D लेयर को। इस तरीके से आपने लगातार कंटिन्यूसली क्या किया, आपने जो 1D लेयर है उनको अरेंज कर दिया। और इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स और वाई डायरेक्शन जो है उसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि जैसे मान लो जो लोअर लेयर का यानी इस लास्ट वाली लेयर का जो एटम है वो इन सभी एटम के क्या होता है, अलाइन होता है, यानी इनके जस्ट सामने प्रेजेंट होगा। आप लोग देख पा रहे हो, जैसे मान लो यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ देख पा रहे हो, तो इनमें सभी में क्या है, एकदम सभी एक दूसरे के फेस में है, सभी एटम क्या है, एक दूसरे के फेस में। तो जब आप इस तरीके से यानी कि ए टाइप क्या करते हो, जब आप पैकिंग करते हो, यानी कि जब आप लेयर को ए टाइप अरेंजमेंट में लगाते हो, तो हर एक जो एटम होता है वो एक दूसरे के सामने होता है। यानी कि जो लास्ट वाली लेयर होगी उसके ऊपर वाला जो लेयर होगी उसका एटम जो होगा वो नीचे वाली एटम, तो जो नीचे वाली जो लेयर है 1D, उसके बाद जब आपने दूसरी लेयर को लगाया है तो दूसरी लेयर का जो एटम होगा वो पहले वाली जो लेयर वाली जो एटम है उसके जस्ट सामने होता है। तो इस तरीके का अगर अरेंजमेंट आपको मिलता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसको स्टूडेंट अगर इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है इसका, तो देखो यहां पर जो एक एटम है यानी इस अरेंजमेंट में जो एक एटम है, अब उसके जो नेबरिंग एटम अपन देखते हैं तो इस एटम के अंदर आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर इसके नेबरिंग एटम आपको 4 दिखाई देते हैं, 4 जो नेबरिंग एटम है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी कि 4 एटम जो होते हैं वो इस एटम को छू रहे होते हैं सभी में। देखो सभी में देख सकते हो आप, इसी की बात नहीं है, सभी में देख सकते हो। जैसे कि आपका ये एटम है तो इसको कितने छू रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से जब अपन इन एटम को क्या करते हैं, इनको आपस में ज्वाइन करते हैं तो बेटा आपको क्या मिलता है, आपको एक स्क्वायर मिलता है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी अपन बोलते हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपको किस में मिलती है, ए लेयरिंग में मिलती है। अगर आपने ए के बाद दूसरी ए लेयर लगाई, दूसरी ए लेयर के बाद तीसरी ए लेयर लगाई, यानी कि आपने एक ही एटम के ऊपर दूसरा एटम लगा दिया, दूसरे एटम के ऊपर तीसरा लगा दिया, ऐसे अगर आप लोग अरेंजमेंट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या मिलती है बेटा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिलती है। और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, जो बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है ना, ये स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, वॉइड बोलते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे वॉइड क्या होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अब चलो
सो स्टूडेंट नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसका क्या निकालेंगे, अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो अगर स्क्वायर का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तो कैसे निकालोगे, वही चीज करेंगे अपन कि एक एटम को कितने छू रहे हैं। तो देखो इस एटम को कितने छू रहे हैं, 1 2 3 4। ओके हो गया इजी, काफी इजी है। कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा इसका स्क्वायर का। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक एटम को कितने एटम छू रहे होते हैं, 4 एटम छू रहे होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट बात करते हैं हेक्सागोनल की। अब आप 2 डायमेंशन के अंदर आप एक तरीके से और इसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। भाई लेयर जो है उसको और एक तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। किस तरीके से, आप उसको ए बी तरीके से अरेंज कर सकते हो। व्हाट इज द मीन ऑफ ए बी तरीका। ओके स्टूडेंट, तो देखो इसको कैसे लगाओगे आप। जैसे मान लो आपने क्या किया, जैसे मान लो 2 एटम है, ठीक है 2 एटम है, उसके बीच में आपने क्या लगा दिया, एक एटम को लगा दिया। यानी अब आप क्या करोगे, जो एटम रख रहे हो, जो आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो ये फर्स्ट लेयर है। अब इसके बाद जो आप रखोगे वो किस तरीके से रख सकते हो, इस वॉइड के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इस एटम को रख सकते हो, सेकंड लेयर वाली एटम को। ठीक है, तो ऐसे आपने क्या किया, इसको इस तरीके से रखना स्टार्ट कर दिया और ये एक एटम क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से आप यहाँ पर लेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि हर एक एटम, यानी कि जो भी आपका एटम है, जैसे मान लो ये 2 एटम है, इन दोनों के नीचे यानी इन दोनों के ग्रुप में, इन दोनों एटम के ग्रुप के अंदर क्या लगा हुआ है, आपका एक दूसरा एटम लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। यानी कि जो 2 एटम है, उन दोनों एटम के ग्रुप में आप क्या रख सकते हो, या उसके वॉइड में आप क्या रख सकते हो, जो दूसरी जो लेयर का एटम है वो आप रख सकते हो। और इसमें क्या होगा, इस लेयर के अंदर जो थर्ड लेयर है, जो आपकी थर्ड लेयर है, उसका जो अलाइन है, यानी कि जो आपकी थर्ड लेयर का जो एटम होगा वो किसके अलाइन होगा, जो फर्स्ट लेयर है उसके एटम के अलाइन होता है। ऐसा अरेंजमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। यानी कि जो फर्स्ट लेयर है उसका एटम थर्ड लेयर वाले एटम के एकदम सामने प्रेजेंट होगा, बट जो सेकंड लेयर का जो एटम है वो इन दोनों के अलाइन नहीं होता, वो इसके कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रुप में। अब देखो इसे हेक्सागोनल क्यों कहते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ ही गया होगा कि हेक्सागोनल का मतलब कि एक एटम को 6 एटम जो होते हैं वो छू रहे होते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एक एटम अपन ने ले लिया। अब इसको देखो कितने, या ये एक जैसे मान लो स्फीयर ले लिया अपन ने, इस स्फीयर को कितने स्फीयर छू रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल एक स्फीयर को कितने स्फीयर ने छुआ, 6 ने। तो इसका मतलब अगर अपन क्रिस्टल के बेसिस पे देखें तो एक एटम को कितने एटम छू रहे हैं, 6 एटम छू रहे हैं। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। और ये स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, हेक्सागोनल बन रही है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपको हेक्सागोनल और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो देखिए 3 डायमेंशन की क्लोज पैकिंग कुछ इस तरीके से मिलती है आपको। कैसे मिलती है, इस तरीके से। यानी आपने क्या किया, जैसे एक 2D लेयर है, एक क्या है आपकी 2D लेयर, उसके ऊपर आपने क्या रख दिया, दूसरी 2D लेयर को रख दिया, फिर तीसरी को रख दिया, फिर चौथी को रख दिया। इस तरीके से अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हो, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर। और ये जो पैकिंग होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये 2 तरीके की होती है। देखो आपको 3D के अंदर 2 तरीके की क्लोज पैकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो एक तो कौन सी मिलती है, अगर आप क्या करते हो ए टाइप रखते हो तो उसके अंदर आपको कौन सी मिलेगी, एक तो मिलेगी आपको सिंपल क्यूबिक। क्या मिलेगी आपको, एक तो सिंपल क्यूबिक पैकिंग आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक आपको मिलती है बॉडी सेंटर्ड। क्या मिलती है आपको, बॉडी सेंटर्ड जो क्लोज पैकिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक तो आपको ये देखने को मिलेगी, दूसरी जो होती है वो आपको मिलती है फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और एक आपको मिलती है सिंपल हेक्सागोनल पैकिंग। तो ये पैकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 3D के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो 3D क्लोज पैकिंग है उनके बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।